अच्छा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2, अगर आप इंसर्ट में जाएंगे, पेपर्स में जाएंगे तो वहाँ पे एक टेबल दिया हो, तो उस टेबल से हमें कैलकुलेट करना है कि लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है? लेबर टर्नओवर का बहुत ही आसान सवाल है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लीविंग डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये तमाम फिगर्स आपको एग्जाम में मिलेंगे, बस फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। और क्योंकि 2 साल का 2019 और 2020 का फिगर दी हुई एग्ज़ाम में, तो हमें सिर्फ 2020 के फिगर को लेना है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लीविंग जो पूरे साल में है वो 12 हैं, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है 40 है। और अगर हम इसके परसेंटेज निकाल लेते तो 30%। तो इसका मतलब ये कि लेबर टर्नओवर जो है अराउंड 30% है। इसको हमें देखना पड़ेगा। ये हमारा लेबर टर्नओवर, ये सवाल 4 नंबर का है, सॉरी 3 नंबर का। फिर लेबर प्रोडक्टिविटी का भी आसान फार्मूला, इसका एनुअल आउटपुट डिवाइड बाई एम्प्लॉई। एनुअल आउटपुट कितनी है? एनुअल आउटपुट जो है उनकी है 6,000 पर मंथ उनके आउटपुट है। और अगर हम 12 साल में लेते हैं, 12 महीने के लेते हैं, तो 72,000 हो जाएगी। और लेबर प्रोडक्टिविटी को अगर हम निकालने से सिंपल है कि जितनी प्रोडक्शन होती है और आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय से डिवाइड कर लें तो वो लेबर प्रोडक्टिविटी आ जाती है, यानी पर लेबर कितनी प्रोडक्शन हो रही है। तो 72,000 पूरे साल की इनकी प्रोडक्शन है और 40 इनके एम्प्लॉयज़ हैं। तो अगर हम इसको 72 को 40 से डिवाइड करो तो 1800 आता है। इसका मतलब है कि पर एम्प्लॉय जो 1800 इनकी प्रोडक्टिविटी आ रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन 2B में सवाल ये कि यू मे रेफर टू योर रिजल्ट टू ए एंड अदर इंफॉर्मेशन, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एनुअलाइज्ड अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से हमें बात करनी है कि जो हमें ऊपर डाटा है हमारे पास अभी एम्प्लॉय टर्नओवर का है और प्रोडक्टिविटी के हवाले से, तो उसमें हमें उसके बताना है कि एनुअल का जो इनका जो HR का जो सिस्टम है उसके हवाले से आप क्या कहते हैं सब रिज़ल्ट को देखते हुए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि HRM का रोल और ऑब्जेक्टिव क्या है। HRM का काम, ह्यूमन HRM डिपार्टमेंट का काम है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉयज़ है, वर्कफोर्स प्लानिंग है, ट्रेनिंग है। ये 4 चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स का जो डिपार्टमेंट उसका काम हो रहा होता है। अच्छा, हार्ड HRM क्या है, सॉफ्ट HRM क्या है, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। हार्ड HRM मीन ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ एज अ कॉस्ट ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। हार्ड HRM में ये कि हम ट्रीटिंग एम्प्लॉयज़ एज अ कॉस्ट, हम एम्प्लॉय को एज ए कॉस्ट ले रहे होते हैं कि हाँ भाई ये जो एक हमें कॉस्ट है, हम ये नहीं देख रहे थे कि ये एम्प्लॉय एक हमारे लिए एसेट्स है। तो ये नहीं, एक हार्ड HRM का एक ये है। और फिर दूसरा ये कि वहाँ पे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होती कहाँ? जहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन होती है, यानी आप खुद ही अपनी बात कह रहे होते हैं और आप चाहते हैं कि आप किसी और के इनपुट नहीं लिए और एक वजह ना ग्रुप लेवल पे डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं। ये हार्ड में HRM होती है। सॉफ्ट HRM में क्या? सॉफ्ट HRM में क्या? फोकस ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आप फोकस करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज़ का। और ये डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती है और एम्पावरमेंट होती है। ये डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप ये कि जहाँ पे तमाम लोगों से आप सबका इनपुट लेते हैं, सबसे पूछते हैं, मशवरा करते हैं। कोई भी आपको कोई चीज़ डिस्कस करना है, कोई नई चीज़ इम्प्लीमेंट करना है या कोई नई पॉलिसी डिस्कस करना है, तो वो सब के सब आप जो है सब लोगों से डिस्कस करते हैं, फिर उसको आगे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये है कि हमारी कराती डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप और एम्पावरमेंट आप दे रहे होते हैं। अच्छा, फिर हम HRM के कुछ हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स के जो हवाले से जो हमारे मुख्तलिफ फ्रेडरिक टेलर हैं और दूसरे लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में बताया, तो इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टेलर बिलीव दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट वे अप्रोच टू एवरी जॉब एंड टू फाइंड द बेस्ट वे टेलर एक्सप्लोर्ड एंड dissected the job and broke it down to individual components. This is called job specialization. टेलर ने ये कहा था कि अगर हम जॉब स्पेशलाइजेशन पे जाएंगे तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। He believed that people could be trained to become expert at one particular component of the job. Taylor research revolutionized the way of work was organized in many industries. Mayos put emphasis on in changing on working condition. ये जो टेलर ने कहा कि आप जॉब स्पेशलाइजेशन पे जाएं, मायो एम्फेसिस इन चेंजिंग इन मायो ने उन्होंने कहा कि आप जो है वर्किंग कंडीशन पे आप काम करो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। वर्किंग कंडीशन है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड है,
वर्किंग इन टीम, इस्टेब्लिशिंग ग्रुप, और ये सब चीज़ें जो है ना टारगेट, और उनको खुद आप देखें टारगेट खुद आप बनाएं, तो ये सब चीज़ें जो है ना आपके जो पूरे जो वर्क फोर्स एनवायरनमेंट है उस पर क्या हम जो मुख्तलिफ थ्योरीज़ हैं HRM की, जो हमारे पेज आई हैं इससे पहले टेलर, मायो, हर्सबर्ग की, उसको हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। हर्सबर्ग की थ्योरी कहते हैं, हर्सबर्ग थ्योरी प्रपोज द मोस्ट फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट द जॉब सेटिस्फैक्शन। एक मोटिवेटर्स था और एक हाइजेनिक, उसके बारे में डिस्कस किया गया। अच्छा, मोटिवेटर्स में क्या होता है? अचीवमेंट, रिकग्निशन, द सेटिस्फैक्शन ऑफ द वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। अच्छा, द मोस्ट फैक्टर विच कंट्रीब्यूट द जॉब सेटिस्फैक्शन इज द हाइजेनिक। हाइजेनिक एलिमेंट्स मीन कंपनी की जनरल पॉलिसी क्या है और एनवायरनमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीज़ें। तो ये 3 थ्योरीज़ हैं जो हमें HRM के हवाले से हमें यहाँ पे बताया है कि क्योंकि हमें एक्चुअली ये बताना है कि HRM की क्या क्या थ्योरी हैं कि जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छा, लेबर प्रोडक्टिविटी क्या? लेबर प्रोडक्टिविटी इज़ अ टेस्ट ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इफ़ आउटपुट पर वीक if output per worker increase over time, then labor productivity and efficiency is increased. Absenteeism is commonly used as a measure of workforce motivation, as well as focused on and motivated staff will avoid missing days from the work cost. तो ये हमने कुछ समझ लीजिए, ये जो हमारा जो एक नॉलेज का जो सेगमेंट है, यानी हम बताते हैं कि जो चीज़ हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा ये डिफाइन कर रहे होते हैं। तो ये लेबर प्रोडक्टिविटी वाले हवाले से बताया है वो क्या चीज़ है, एब्सेंटिज्म के हवाले से बताया वो क्या चीज़ है। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि जो जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो इस केस में कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है। अब मिसाल के तौर पे लेबर प्रोडक्टिविटी 2000 से 1800 प्रोडक्शन पर पर्सन आ गई, जिसकी हमने अभी क्वेश्चन 2A में कैलकुलेशन भी की थी, आपने देखा होगा। लेबर टर्नओवर इंक्रीज़ हो गई जो 20 से 30% बढ़ गई। लेबर प्रोडक्टिविटी हैज़ डिक्रीज बाय 200 स्कूटर्स पर एम्प्लॉइज़। अगर अब हम प्रोडक्टिविटी को देखते हैं, हम HRM को कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तो हमने ये देखा कि प्रोडक्टिविटी हमारी कम हो गई है, हमारी लेबर टर्नओवर इंक्रीज़ हो गई 20 से 30% चली गई है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन शिफ्ट पैटर्न, हमारे यहाँ जो अभी HRM की जो पॉलिसी चल रही है, जो प्रोडक्शन के एनवायरनमेंट चल रहा है, उसके अंदर जो शिफ्ट का पैटर्न नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है शिफ्ट में। एक शिफ्ट जो है लंबे अरसे तक चल रही है। वीकली प्रोडक्शन टारगेट्स दिए जाते हैं कि हाँ भाई आपको वीकली प्रोडक्शन हो गए और टारगेट होगा, उसी हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे थे। इसके अलावा स्टाफ ने कहा था कि हम यूनियन बनाना चाहते हैं, तो उस पर यूनियन बनाने को भी इन्होंने अलाउ नहीं किया, एनोला की कंपनी ने। और दूसरी बात ये कि फिर एब्सेंटिज्म जो है इसी हिसाब से बढ़ती गई। और लिंक टू यूज़ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर एंड द बैटरी फोर्सेस, इसी वजह से अब क्योंकि बैटरी एक दफ़ा ख़राब भी हो गई थी जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो गई। और फिर ये हुआ कि ट्रेनिंग ऑन स्पेशल स्किल भी इन्होंने सिर्फ ये जो स्पेशल स्किल है उसी पे देनी, स्पेसिफिक हर एक पे नहीं दी। तो इन सब को अगर हम एनालाइज करें तो उससे हमें ये पड़ता है कि अगर हार्ड अप्रोच जो है ना बहुत ही इम्पैक्ट करती है कंपनी पे, एनोला के जैसे तमाम के तमाम एम्प्लॉय जो एलियनेट हो गए हैं, लेबर टर्नओवर बहुत बढ़ गई है, लेबर टर्नओवर की वजह से प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो रही है। नई एम्प्लॉइज़ को अगर आप लेते हो तो उसकी बड़ी कॉस्ट पड़ती है। और फिर ये कि आप यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रही है कि जो आपका एक जो बार्गेनिंग पावर है या डिस्कशन है वो आपने स्टाफ और मैनेजमेंट के दरमियान वो ख़त्म कर दी है। क्योंकि यूनियन को आप ऐसे प्रोडक्टिव ले सकते हैं अगर आप उसको करना चाहिए, यूनियन को ऐसे मींस ऑफ कम्युनिकेशन ले सकते हैं। अच्छा, ट्रेनिंग भी नहीं दे रहे हैं तो जिसकी वजह से ट्रेनिंग की ना देने की वजह से भी क्या हो रहा है कि उतना अच्छे लोग जो कस्टमर डिमांड है आप उसको प्रॉपर फिल नहीं कर पा रहे हैं, आपकी क्वालिटी में इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं। अच्छा, एम्पावरिंग भी अगर आप करें तो हम एम्पावरिंग से ये होगा कि मोटिवेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और ये हमें रहेगा कि क्वालिटी हम प्रोडक्ट लोगों को दे सकेंगे। ट्रेनिंग और स्पेसिफिक स्किल में इम्पैक्ट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स, अगर हम स्पेसिफिक स्किल के साथ साथ और भी दूसरे स्किल भी हम करवाएं तो उससे ये रहेगा हमारे वर्कफोर्स में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हम लोगों को आगे पीछे चेंज कर सकते हैं। अगर लोग छोड़ के भी जाते तो हम आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं बेनिफिट ऑफ HRM में अगर देखा जाए,
तो इससे हार्ड HRM से ये तो है कि कॉस्ट कंट्रोल कर लेते हैं, मगर ये कि आपका जो कम्पिटिटिवनेस ख़त्म हो जाती है, ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं आप, आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट कम हो जाती है। मगर इसके बहुत से सम एम्प्लॉयज़ इसको तो पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करेंगे, मगर हर कोई ना डायरेक्टली जो ऑर्डर है और सुपरविज़न वो आपका फिर बढ़ जाएगा। बेटर इकोनॉमिक इज़ आर मोर क्लोजली सुपरवाइड, इससे फिर ये कि बेटर कंट्रोल ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे आपके सुपरविजन अच्छी बढ़ जाती है। डिसीजन में बी मेड मोर क्विकली मेकिंग ओनला फॉर मोर एक्सपेंसिव टू चेंज। अच्छा, अब इवेल्यूएशन हम देखते हैं, बस ये लास्ट हमारा पॉइंट है। अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो एलिमेंट्स दैट द इवेल्यूएट जजमेंट माइट डिपेंड्स ऑन गिवन द इकोनॉमिक सिचुएशन एम्प्लॉयज़ कैन ईजिली फाइंड अदर एम्प्लॉयमेंट टू। अगर एक जो गिवन इकोनॉमिक सिचुएशन है तो उसमें तो एम्प्लॉयज़ को बहुत आसानी से दूसरी जगह पे जॉब मिल रही है और आराम से जा सकते हैं। अच्छा, प्रीमियम प्राइसेस पर प्रोडक्ट मीट्स क्वालिटी स्टैंडर्ड विल ए हार्ड अप्रोच इंश्योर this cost effectively as a quality inspector required and employees not given responsibility। हार्ड अप्रोच हमने क्योंकि इस्तेमाल किया हुआ तो इसमें इसलिए हम क्वालिटी इंस्पेक्टर को उतना हम नहीं दे सकते, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रख सकते। एक्सटेंड टू विच हार्ड अप्रोच रिड्यूस कॉस्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट टू कम्पिटिटिवनेस। अब इससे ये अगर हम हार्ड अप्रोच से तो कॉस्ट तो हम कम कर रहे हैं, मगर हमारी जो कंट्रोलिंग की भी कॉस्ट होती है, हमारी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग जो है अपनी चीज़ों के साथ बहुत इन्वायरमेंट हो जाती है। अच्छा, अदर फैक्टर्स और भी हैं अगर हम देखा जाए, अदर फैक्टर्स दैट माइट कंट्रीब्यूट द डिक्लाइनिंग वर्कफोर्स परफॉर्मेंस। एक तो जो नेटन में जो इनके HRM के जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं उनकी अप्रोच बहुत स्ट्रिक्ट थी, जिसकी वजह से उनके जो नीचे के स्टाफ जो अनसेटिस्फैक्ट्री थी। फिर लेबर टर्नओवर उनका काफ़ी बढ़ रहा था, हालांकि इसकी वजह एक थी इकोनॉमिक ग्रोथ थी, और जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिल रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो वो सब चीज़ें हो रही। तो स्टूडेंट्स ये सब देखा आपने, तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, ये सारे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किया है, और बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन 3 भी हम लेके आ रहे हैं। आप उसको देखिएगा और इसमें कुछ भी हो तो हमें फिर बताइएगा, हम उसी हिसाब से उसको आगे और आपके लिए फर्दर इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू।